आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन एक जारी किया था 2021 में 12 नवंबर 2021। बेसिकली इन रूल्स का जो मकसद था वो ये था कि जो कंपनीज़ हैं थेरेपेटिक गुड्स जो बनाती हैं, आप ये समझ लीजिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, और इनके क्या रूल्स होंगे, क्या चीज़ें ये कर सकते हैं और क्या चीज़ें ये नहीं कर सकते। तो इसको हम आज डिटेल के अंदर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो फ़ायदा था वो क्या होना था कि देखें, इनका इंट्रैक्शन आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटर रिलेटेड हैं। आपने डॉक्टर्स को एजुकेट भी करना होता है नए मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल डिवाइसेस, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो जब तक आप इंटरेक्ट करेंगे नहीं तो आप उनको बताएंगे कैसे कि ये चीज़ मार्केट में आ गई हुई है। और इसके साथ अब आपने उनको ये भी बताना है, आपने इसको लॉक इन करना है कि क्या एथिकल प्रैक्टिसेस अलाउड होंगी मार्केट के अंदर, जिनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कंपनीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए इन बातों का ख्याल रखेंगी। तो इसके जो आप बेनिफिट्स थे उसके अंदर क्या था कि जो भी मेडिकल डिसीजंस डॉक्टर्स या हेल्थ केयर जो स्टाफ होता है वो ले रहा होगा, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट होगा। ये नहीं होगा कि उनके कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल होंगे। जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री होती है, इनका जो इनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए इसको लेके आया गया। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, जैसे मैंने ऊपर जिक्र भी किया कि जो भी नई डेवलपमेंट्स, नए मॉलिक्यूल्स, नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है तो वो उनको डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये भी होता है कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ये कोलैबोरेट कर रहे होते हैं कंपनीज़ के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के अंदर, और मुख्तलिफ़ आउटकम्स को डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इसकी कोलैबोरेशन कैसी होगी वो भी इसमें बताया गया। और इसमें फिर ये भी किया गया है कि भाई आप बहुत कोई लग्जरियस किस्म के एक्सपेंसेस नहीं कर सकती कंपनीज डॉक्टर्स के ऊपर, और इसको भी एक लिमिट किया गया है, एक तरीक़ेकार इसके अंदर डिवाइस किया गया है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया है कि इंट्रैक्शन ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अच्छा, इसमें इन्होंने ये इस चीज़ को क्लियर किया कि भाई अगर आपका कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी शख्स कंपनी का मिलता है किसी भी डॉक्टर को, तो वो उसको फार्मास्यूटिकल या किसी भी प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, किसी भी हवाले से कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके साथ लिंक नहीं कर सकता कि आपने ये सेल करनी है तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। इसकी जो लिंकेज है वो ख़त्म की गई है। आप ये समझ लें कि उसको सिर्फ एक एजुकेशन बेस के ऊपर रखा गया है कि भाई आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। नाइदर आप उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर भी नहीं करेंगे कि आपने ये सेल करनी है तो ही आगे बात चलेगी। उसके बाद फिर अगर कंपनी की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की किसी भी किस्म की कोई भी इंट्रैक्शन होती है तो वो डायरेक्ट कंपनीज जाके किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नहीं मिल सकती। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन्होंने हॉस्पिटल की या जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इजाज़त लेनी है, उनको नोटिफाई करना है कि भाई, नोटिफाई की बजाय आप ये कहें कि उनसे अप्रूवल लेना है कि जी हम ये हमारी एक्टिविटी है, हम ये इनसे मिलना चाहते हैं, तो वो फिर उस चीज़ को स्केड्यूल करेंगे। यानी कि कंपनीज़ के लिए ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी डॉक्टर से डायरेक्ट जाके मिलें या फिर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जाके डायरेक्ट मिलें। तो ये चीज़ भी क्लियर करने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई इजाज़त अवेलेबल नहीं है पड़ी। अच्छा, अब कोई भी ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी देयर मस्ट बी, यानी कि कोई भी ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मुराद ली जाता है डॉक्टर्स और उनसे अलाइड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, नर्सिस भी शामिल हैं, इसमें तमाम हेल्थ केयर का जो स्टाफ होता है ना वो शामिल होता है।
अगर वो किसी भी किस्म की इंट्रैक्शन करते हैं कंपनी के साथ तो उसको इन रिटन एग्रीमेंट की फॉर्म देना ज़रूरी है, और उसके जो भी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस होंगे अगर किसी भी किस्म के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सर्विसेज ली जाती हैं तो उसका भी उसी के अंदर लिखा जाएगा कि भाई ये कंपनी ने सर्विसेज ली, ये चार्जेस बनते हैं, इतनी पेमेंट होगी। तो ये तमाम चीज़ें भी डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है रिपोर्ट्स, और इसी की बेस के ऊपर कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट्स भी बनेंगी कि हमने ये एक्टिविटी की, ये कॉन्फ्रेंस की, ये ट्रेनिंग की, ये तमाम एक्टिविटीज़ हुई, तो उसकी एक अलग कॉस्ट शीट टाइप बनती जाएगी, और उसके अंदर तमाम कंपनीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने तमाम चीज़ें उसके अंदर डिफ़ाइन करनी है एज़ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द एग्रीमेंट्स, वो भी उसका पार्ट होंगे। और कंपनीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने मिनिमम 5 साल तक उन एग्रीमेंट्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी इंट्रैक्शंस हुई हैं उनको संभाल के रखना है, और वो कोई भी इदारा उनसे मांग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना, रिम्यूनरेशन पे करना, ये कंपनीज़ का काम है कि उन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशन को रखनी है, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कंपनीज़ के पास होनी चाहिए। इसी तरह बेहतर तो ये है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसकी कॉपीज़ रखें, ताकि अगर किसी भी जगह पे मांगी जाए तो वो प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद कंसल्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अगर कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस आता है तो वो कैसे होगा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जो कंपनीज़ होती हैं जो कि उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं या इंपोर्ट करके सेल कर रही होती हैं, ये दोनों की इंट्रैक्शन के बगैर नामुमकिन होता है। तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि अगर जो भी कंसल्टेशन कंपनीज़ को या इंपोर्टर्स को चाहिए होती है उस प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए, उस प्रोडक्ट को समझने के लिए, वो तमाम सर्विसेज आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से ले सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है जो कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है, तो वो हर सिनेरियो का डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए आप ज़रूर इसको पढ़ के फिर इसको लेके आगे चलिएगा। उसके बाद ये जो एग्रीमेंट होगा, जो कंसल्टेंट्स होंगे और जो कंपनीज़ होंगी, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा वो कैसे होगा और उसमें क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, तो फिर ही वो एग्रीमेंट लीगल कंसिडर होगा। उसके अंदर सबसे पहले है कि अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की या करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आई की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई आई ड्रॉप्स लॉन्च करने हैं किसी भी कंपनी ने, और वो जाके जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट को इस पर्पज़ के लिए उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता, तो ये अलाउड नहीं है। आपने उस एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली ये मेंशन करना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और आप उस डॉक्टर को या उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उस फिजिशियन को क्यों इंगेज कर रहे हैं। तो उसका जो मैच है वो लाजमी आपस में होना चाहिए, बिल्कुल मिस मैच नहीं हो सकता। और उसमें आपने डिफ़ाइन करना है कि आपने ये स्पेसिफिक बंदे को ही क्यों इंगेज किया है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग जो कि उस प्रोडक्ट या मेडिकल डिवाइस या जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूट्रस कोई भी प्रोडक्ट है जो कि इस इन रूल्स के अंदर फॉल करती है, तो फिर उसके लिए आपने उसी स्पेशलाइज्ड बंदे की ही सर्विसेज लेनी है। आप किसी को फेवर देने के लिए उसको इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बना सकते। अब जब भी किसी कंपनी ने किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिलेक्ट करना है तो उसकी बेसिस ये नहीं हो सकती कि जी वो हमें इतना बिजनेस देता है इसलिए हम उसको जो है वो इस एग्रीमेंट में या इस रिसर्च प्रोजेक्ट में या इस लॉन्च के अंदर या इस मॉलिक्यूल की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एंगेज कर रहे हैं। इसके लिए उसकी जो चीज़ देखनी है वो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कंपनीज़ को। और ये नहीं है कि उसने कितना कारोबार किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को या किसी भी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को या थेरेपेटिक गुड्स के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं ये उस बेस के ऊपर उसका फ़ैसला नहीं होगा। जो भी कंपनसेशन पे करनी है किसी भी कंपनी ने किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, तो वो एक्चुअल होगी और वो बिल्कुल कोई अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ नहीं होगी कि जो उसकी बनती है उसी के हिसाब से उसको कंपनसेशन रीज़नेबल एक पे की जाएगी। इसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी किस्म की आप ना रिटेनरशिप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कोई भी कंपनी दे सकती है, यानी कि ना डॉक्टर्स को या कोई एलाइड्स जो स्टाफ होता है
पैरामेडिक स्टाफ होता है या किसी भी शख्स को जो हेल्थ केयर सर्विसेज में है, उसको आप कोई भी ना आप एडवांस पेमेंट उस एक्टिविटी की कर सकते हैं और ना ही आप उसको रिटेनरशिप पे ले सकते हैं। यानी कि कंपनीज़ के लिए लाजम है कि वो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रिटेनरशिप के ऊपर नहीं लेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी पेमेंट होगी वो काम मुकम्मल होने के बाद सिर्फ दी जा सकती है। यानी कि कोई भी पेमेंट है वो अगर कोई भी कंपनी कर रही है, कोई भी हेल्थ केयर कंपनी जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है या ये जो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं, ये अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, वो सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए होंगी। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि उन्होंने इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इसको डिक्लेयर करना है। जो भी ये कंसल्टेशन का अरेंजमेंट होगा कंपनी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान, इसको प्रॉपरली इन राइटिंग में डिस्क्लोज़ करना है उसने अपने इदारे को भी, यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने, और उसके साथ अगर उसका कोई एम्प्लॉयर है, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी उसने डिस्क्लोज़ करना है। यानी कि जो कंपनी का हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डायरेक्ट लिंक है ना, वो नहीं रहेगा। इसको प्रॉपरली विद अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो भी प्राइवेट जो इदारा है उसके अप्रूवल के साथ ही आप उस पार्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फॉर एनी सर्टेन प्रोजेक्ट। ये जो कोई भी ट्रैवल होगा, कोई भी फॉर एग्जांपल आउट स्टेशन किसी ने जाना है, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो भी एग्रीमेंट के अंदर आया है, तो उसकी जो भी रीइंबर्समेंट है वो वही कंपनी करेगी, रीइंबर्समेंट करेगी या उसको पे करेगी। दोनों इसमें ऑप्शंस दी गई हैं। इसमें जो एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टिकुलरली सिर्फ वही एक्सपेंसेस काउंट किए जाएंगे जो एक्चुअली इनकर हुए हैं, और कोई अनलिमिटेड एक्सपेंसेस के इसके अंदर किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी गई। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डॉक्टर साहब जो हैं उनको किसी भी कंपनी ने इंगेज किया फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, और जो भी ड्यू प्रोसेस एक लॉ ने डिफ़ाइन किया, और वो साथ जनाब अपने बीवी बच्चे भी लेके जा रहे हैं या किसी और दोस्त को साथ लेके जा रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है अब। और इसको अनएथिकल कंसिडर किया जाएगा, एक तरह का इलीगल होगा, और इसमें किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और उस कंपनी के दरमियान हुआ है, और सिर्फ यही दो लोग आपस में इस एग्रीमेंट का पार्ट हैं। उसमें जो डॉक्टर हैं या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके बीवी बच्चे या उसके दोस्त इस चीज़ में शामिल नहीं हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रैवल बुकिंग्स वगैरह होंगी वो विद अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस भी इदारे में वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ या कोई भी है वो काम कर रहा है, तो उसमें उस इदारे की मर्ज़ी के साथ आप उसकी जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट है वो आप करके देंगे। इसमें रीइंबर्समेंट नहीं की जाएगी, उसको पहले ही पे कर दिया जाएगा। यानी कि अरेंजमेंट ही क्योंकि कंपनी कर रही होगी तो ये उसी की ज़िम्मेदारी होगी। अगर डायरेक्ट बुकिंग्स जो हैं वो पॉसिबल ना हो तो फिर रीइंबर्समेंट सिर्फ उन्हीं बिल्स की होगी जो कि एक्चुअली कर हुए हैं, वही वो आके सबमिट करेंगे और उसमें फिर जो कंपनी है वो उसको रीइंबर्स कर देगी। इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन चेक या इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए ही की जा सकती हैं। यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ या कंपनी है, इन दोनों के दरमियान कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ही कंसिडर की जाएगी। कंपनीज़ किसी किस्म का रीइंबर्समेंट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई भी डॉक्टर है, वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप करता है तो कंपनीज तब तक उसको फ़ंड नहीं कर सकती जब तक उसका जो NOC है उसके इदारे से, उसके एम्प्लॉयर से ना ले लिया जाए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ख़ुद से नहीं जा सकता, उसको पहले अपने इदारे से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा, फिर ही उसकी जो भी इंटरनेशनल ट्रिप है उसको फ़ंड किया जा सकता है, किसी भी कंपनी की तरफ से डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। उसके बाद थर्ड पार्टी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा, ये जो है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये पाकिस्तान में भी होती हैं और दूसरे ममालिक में भी होती हैं। इसकी ये ज़रूरी इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो नए डिवाइसेस या प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उसके बारे में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट किया जाता है कंपनीज़ की तरफ से। लेकिन इसका भी एक तरीक़ेकार अब वाज़िया कर दिया गया है इन रूल्स के अंदर।
ये सिर्फ वो चीज़ें हैं कि आप सिर्फ उस प्रोडक्ट की ये मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप वो कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करने के लिए, आपस में नॉलेज शेयर करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं होगा। इसमें जो है कंपनीज़ जो है वो उन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स जो होंगी, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको वो फ़ंड कर सकते हैं या फिर उन इदारों को भी फ़ंड कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअल अटेंडर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की इंश्योर करवाएंगे। लेकिन इसका तरीक़ेकार भी वाज़िया कर दिया गया है। अगर कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कोई कंपनी बुलाती है, यानी कि किसी भी डॉक्टर को किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया जाता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि उस डॉक्टर ने उसी कंपनी की मेडिसिन लिखनी है। वो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, और आप उसके अंदर बाइंडिंग नहीं है कि आपने उस कंपनी को कोई सेल्स भी देनी है। अब ये जो ग्रांट जो भी दी जाएगी उसकी एक रिटन रिक्वेस्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र की तरफ से आएगी या इंस्टीट्यूशन की तरफ से आएगी, या अगर कंपनी करवा रही तो कंपनी की तरफ से होगी, और उसके अंदर तमाम सफिशेंट इन्फॉर्मेशन जो भी उस इवेंट के हवाले से होगी वो प्रोवाइड की जाएगी और उसी के मुताबिक इवेंट अरेंज किया जाएगा। और इसमें जो इंडस्ट्री की रेपुटेशन है उसका ख्याल रखा जाएगा। द स्पोर्ट शैल बी कंसिस्टेंट विद रेलिवेंट गाइडलाइंस एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर एंड एनी एक्रीडिटिंग बॉडी। यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र जो होगा जिसको वो फंड किया जा रहा होगा, ये उसकी मर्ज़ी होगी कि उसने किस तरह उस पूरी कॉन्फ्रेंस को लेके चलना है, उस कॉन्फ्रेंस को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करना है। कोई कंपनी उसको डिक्टेट नहीं कर सकती, ठीक है। उसमें प्रोग्राम कंटेंट, फैकल्टी, एजुकेशनल मेथड्स, प्रोग्राम जो भी उस पूरी कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल होगा वो उस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र की मर्ज़ी के साथ होगा, और जो भी उसकी ओवरऑल कॉस्ट आएगी उस कॉन्फ्रेंस की वो उसको कंपनी रिफ़ंड करके दे सकती है। और लेकिन उसमें वो एक्चुअल उसके बिल्स वगैरह होंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए उसको दी जा सकती है। अच्छा, कंपनीज़ जो है ना वो अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ये नहीं हो सकता कि किसी कॉन्फ्रेंस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बुलाया गया और वहाँ से जनाब एक अलग से उनको इंटरटेनमेंट दी जा रही है, अलग से उनको लेविश डिनर्स दिए जा रहे हैं, लंच दिए जा रहे हैं, ये करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो यानी कि उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया है कि जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ओब्लाइज करें, इस चीज़ को जो है डिस्करेज किया गया है। और जितनी भी ग्रांट्स वगैरह होंगी उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो कोशिश की जाएगी कि आप विद इन कंट्री ही करेंगे, आउट ऑफ कंट्री की इजाज़त नहीं होगी। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जो कि शायद आगे आएँ तो उसमें देखा जा सकता है। और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ होंगी थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप टैरिफ्स और हर चीज़ जो है उसको पब्लिश करेंगी। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस होंगी, और जिसमें जो भी इनको फ़ंड्स मिले उनका क्या किया, क्या एक्सपेंसेस हुए, तमाम के तमाम डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी उसके अंदर ऑब्वियसली खाना दिया जाएगा या जो भी रिफ़्रेशमेंट होगी उसका भी एक तरीक़ेकार डिफ़ाइन कर दिया गया है। ये नहीं हो सकता कि अपने डॉक्टर्स इकट्ठे किए तो उनको लेविश आप खाने खिला रहे हैं और उनसे जो है वो कोई भी आप इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपनी सेल्स फिगर्स वगैरह। तो उसके अंदर ये कि उनकी जो कॉस्ट है, अब वो जैसे मैंने बताया कि बहुत आपने हाई फाई उनको खाने नहीं खिलाने। इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरटेनमेंट, कोई ये जैसे जो कवाली नाइट हो या कोई और इस किस्म की जो इंटरटेनमेंट होती है फैमिलीज़ के साथ, आप किसी जगह पे उनको लेके जा रहे हैं तो ये आप नहीं, और सिर्फ आपका जो उस कॉन्फ्रेंस का मकसद होगा वो साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पसेस की प्रमोशन के लिए, यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने एजुकेट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, आप पार्टिकुलरली उसी के ऊपर रहेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो भी आप लंच वगैरह देंगे ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होगा, उनकी फैमिलीज़ के लिए या डॉक्टर्स की फैमिलीज़ के लिए या उनके किसी जानने वाले के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस में अटेंडीज़ होंगे, जो प्रॉपर उसको अटेंड कर रहे होंगे, ये उनके लिए अरेंज किया जाएगा।
हाँ, ये ज़रूर इसमें रियायत दी गई है कि जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं, जो बूथ्स लगे हुए होते हैं उधर वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। कंपनीज में आल्सो स्पॉन्सर सैटेलाइट सिम्पोजिया एट कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रोवाइड कंटेंट एंड फैसिलिटी फॉर दिस सिम्पोजिया। और ये भी एक ऑप्शन दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द अरेंजमेंट शैल बी disclose in writing and of all the material relating to the satellite event. If healthcare professional consultant engaged for these symposia, the provisions relating to healthcare professional consultants also apply. अच्छा, फिर इसके बाद जो बात आती है ना, वो आती है कि कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मीटिंग्स, यानी कि अगर कोई भी ट्रेनिंग या एजुकेशनल मीटिंग्स होती हैं कंपनी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के दरमियान, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। कोई भी कंपनी ट्रेनिंग्स दे सकती है, क्योंकि देखें हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर हो गया या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई लैब के हवाले से है कोई भी, तो जब तक उसको आप ट्रेन करेंगे नहीं तो वो आगे कैसे उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार जो है वो भी डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है वो उसके तमाम डॉक्टर्स जो हैं जिधर उनको इकट्ठा किया जा रहा है वो कराची में है, और वो कहेंगे जी हम लोग जो है ना वो नारायण का आगान के अंदर ट्रेनिंग करेंगे, तो ऐसा अलाउ नहीं है। वो सिर्फ उसी जिस जगह पे वो तमाम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं तो वो उसी जगह के ऊपर उनकी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स वगैरह करवा सकते हैं। इसमें जो वेन्यूज़ के हवाले से बात क्लियर की गई है, वो ज़रूर ये कहा गया है कि जो जैसे मीटिंग रूम्स होते हैं मुख्तलिफ़ होटल्स के, वहाँ पे कर सकते हैं आप। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें अगर कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं जैसे आप उधर कर सकते हैं। कोई भी एक रीज़नेबल ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आप आसानी से अपनी बात कर सकें, अगला सुन भी सके, समझ सके, तो वहाँ पे आप इनको कर सकेंगे। इसमें जो वेन्यूज़ के हवाले से बात क्लियर की गई है, वो ज़रूर ये कहा गया है कि जो जैसे मीटिंग रूम्स होते हैं मुख्तलिफ़ होटल्स के, वहाँ पे कर सकते हैं आप। जो हेल्थ केयर और उसमें जो भी आपका सेल्स स्टाफ होगा या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस डिवाइस के बारे में या थेरेप्यूटिक गुड्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट है जिसका जिस पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो जिसको भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसकी, तो वो ज़रूर उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गाइड कर सकता है। और उसमें जो भी आपका सेल्स स्टाफ होगा या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस डिवाइस के बारे में या थेरेप्यूटिक गुड्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट है जिसका जिस पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो जिसको भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसकी, तो वो ज़रूर उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गाइड कर सकता है। और उसमें जो भी आपका सेल्स स्टाफ होगा या जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस डिवाइस के बारे में या थेरेप्यूटिक गुड्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट है जिसका जिस पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं, तो वो जिसको भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसकी, तो वो ज़रूर उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गाइड कर सकता है। और इसमें ये नहीं होगा कि जनाब सिर्फ 2 घंटे की वर्कशॉप है और बाकी टाइम जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए या गपशप के लिए है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई आपने एजुकेशनल एजेंडा जो है वो प्रॉपर उसमें होना चाहिए और उसमें लिमिट किया जाएगा फ्री टाइम्स को, और बिल्कुल सिर्फ ब्रेक्स और मील की हद तक उसको रखा जाएगा। और ये नहीं है कि आप जो है वो बुलाया आपने कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ पे आप उनको जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। किसी किस्म की कोई भी इंटरटेनमेंट जो है वो कॉन्फ्रेंसेस या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जब आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, जो भी स्टाफ है उसको इकट्ठा करेंगे, तो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको फॉर एग्जांपल उस प्लांट का विज़िट करवाना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, या कोई भी जो स्टाफ होता है उसको आप विज़िट करवा के वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं है, आप उसको उठा के मशीनरी उधर नहीं लेके जा सकते, तो फिर आप उनको विज़िट के लिए इनवाइट करते हैं। तो उसका भी एक तरीक़ेकार डिफ़ाइन कर दिया गया है। उसमें जो कॉस्ट है उसको लिमिट किया गया है कि सिर्फ आप जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको इंक्लूड करेंगे। पहले भी जिक्र किया है कि जो डॉक्टर साहब हैं
उनकी बीवी बच्चों के लिए जो है ये ट्रेनिंग्स और एंटरटेनमेंट के खर्चे नहीं होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि उसमें इनवाइटेड है सिर्फ एज ए सोल, सिर्फ उसी का जो है इसमें कॉस्ट बियर की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों मियाँ बीवी ही डॉक्टर हैं, सेम फैसिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं और उनका जाना बनता है, तो उसमें वो अपनी जो भी सुपरवाइज़र है उनसे परमिशन लेके तो वो जा सकते हैं। इसमें कोशिश ये की गई है कि जो ट्रैवलिंग की अरेंजमेंट्स हैं वो कहा गया है कि कंपनीज अगर डायरेक्ट ही कर लें तो उसमें रीइंबर्समेंट ना की जाए, डायरेक्ट कंपनीज खुद ही डॉक्टर्स के लिए जो है वो ट्रैवलिंग की अरेंजमेंट और बुकिंग्स कर लें। सीट्स कोई भी डॉक्टर साहब सिर्फ बग़ैर रसीद के रीइंबर्समेंट नहीं ले सकते अपनी ट्रैवलिंग की किसी भी कंपनी से, और उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उन्होंने रीइंबर्समेंट लेनी है तो वो एक्चुअल बिल जो है वो देंगे, और वो सिर्फ अपना देंगे। ये नहीं है कि 7-4 बंदे लेके जा रहे हैं तो उनका भी बिल कंपनी देगी, ऐसे नहीं हो सकता। जिक्र किया कि किसी किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए होंगी। अच्छा, इसमें बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह का भी ज़िक्र किया गया है कि कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्होंने मीटिंग करनी होती है, तो उसमें भी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि उसकी क्या पैरामीटर्स होंगे। जैसे कि ये कहा गया है कि किसी और जगह पे भी मीटिंग की जा सकती है, लेकिन वो बिज़नेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। इस पार्टिकुलरली अगर आप किसी भी जगह के ऊपर आप बुला रहे हैं to discuss therapeutic risk and benefits या pharmacokinetic और pharmacodynamic features and other related information supported with valid scientific data, तो इस केस के अंदर आपने जो मील्स वगैरह हैं, जो खाना वगैरह आपने ऑर्डर करना है वो मोडेस्ट होना चाहिए, वो आपने लैविश खाना नहीं ऑर्डर करना, और किसी किस्म की इंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड करनी कि भाई आपने मीटिंग कर ली है तो अब आप जाके जो है डॉक्टर साहब को मूवी दिखाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। अगर उस मीटिंग में जो है वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं और वो 7-4 बंदे लेके आ रहे हैं, तो आप उन 4 बंदों का बिल नहीं पे करेंगे, सिर्फ वो जो लोग ही का बिल कंपनी बेयर करेंगी जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं उस बिज़नेस डिस्कशन के साथ। अगर कंपनीज एजुकेशनल आइटम ज़रूर प्रोवाइड, जैसे पम्फलेट्स होते हैं या एजुकेशनल मटेरियल होता है, कुछ बुक्स होती हैं, तो वो ज़रूर प्रोवाइड कर सकती है। और कोई ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए जो लाखों रुपए की हो, उसमें आपने मॉडेस्ट रहना है। किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इम्प्रेस करने के लिए आपने बुक नहीं देनी। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो की कॉस्ट तो होती है, लेकिन वही कॉस्ट उनकी रीज़नेबल होती है, तो ऐसी बुक्स ज़रूर दी जा सकती हैं। और उसके बाद गिफ्ट्स और एंटरटेनमेंट के बारे में भी बता दिया गया है कि कंपनीज़ के डॉक्टर्स को या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होती हैं इनको कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। तो उसमें ये है कि कोई भी कंपनी किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी किस्म की गिफ्टिंग नहीं कर सकती एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। कभी कंपनी किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या प्रोफेशनल्स को कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए नहीं लेके जा सकती, और ना ही उनको कोई इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए जो है इन रूल्स के अंदर क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, गिफ्ट्स के हवाले से भी और एंटरटेनमेंट के हवाले से। अच्छा, अब बात आती है जो ग्रांट्स और डोनेशंस होती हैं उनका क्या तरीक़ेकार होगा। तो इसमें ये है कि अच्छा, ये जो ग्रांट या डोनेशन होगी ना, ये इस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करेगी कि कंपनी पहले ये वैल्यूएट करे कि भाई ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें सेल्स कितनी देता है, ठीक है, इसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर कोई भी कंपनी किसी भी इदारे को जो है वो डोनेशन या ग्रांट देती है, तो उसके रिज़ल्ट में वो उनसे सेल्स नहीं डिमांड कर सकती, और वो डोनेशन या जो भी ग्रांट है वो फ़ी सबिलिल्लाह होगी, और उसके अंदर से कोई भी वो आउटकम नहीं उनसे मांग सकते कि जी हमने आपको क्योंकि ये ग्रांट दिए तो अब जो है आप हमें इतनी सेल्स इसमें से निकाल के दें। इसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वो उस ग्रांट को के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और ना ग्रांट को ना डोनेशन को, लेकिन वो ये ज़रूर हेल्प कर सकते हैं कि उसकी सूटेबिलिटी को एवेल्यूएट करें विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोज प्रोग्राम और रेसिपिएंट, यानी कि क्या ये प्रोग्राम उनको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी जो एवेल्यूएशन है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर कर सकते हैं एज़ फार एज़ द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट इज़ कंसर्न, लेकिन उसको किसी भी तरह वो सेल्स के साथ या उस चीज़ को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके अचीव करने की कोशिश नहीं कर सकते।
नॉट प्रोवाइड ग्रांट। मैं बार बार ये पॉइंट आ भी रहा और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि किसी किस्म की इनएप्रोप्रिएट जो पार्टीज़ होती हैं, हॉलीडे पार्टीज़, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, इस तरह की कोई एक्टिविटी कोई भी कंपनी नहीं करवा सकती किसी भी डॉक्टर को या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। कोई भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी या कोई भी कंपनी जो हेल्थ केयर रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कोई भी ग्रांट या डोनेशन जो है वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकती, इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, यानी कि किसी डॉक्टर को वो नहीं पैसे दे सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ इदारे को पैसे देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे देंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो डॉक्टर साहब या कोई भी शख्स, ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स ही काम कर रहे होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, तो सिर्फ उस इदारे को पेमेंट जाएगी, वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं जा सकते। और जितनी भी ट्रांसफ़र्स होंगी, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह होंगे या पेमेंट्स होंगी, वो तमाम के तमाम बैंक के ज़रिए, बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करके दी जाएंगी। इसी तरह जो डेमॉन्स्ट्रेशन या वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से भी बताया गया। कंपनीज जो हैं वो मेडिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस को फ्री ऑफ चार्ज दे सकती हैं, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है। वो किसी किस्म का उससे फ़ायदा, खुद अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं दे सकते। और कोई भी डेमॉन्स्ट्रेशन की जो प्रोडक्ट होगी वो उसके ऊपर प्रॉपरली लिखा जाएगा कि भाई ये सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, ये फॉर सेल नहीं है, ठीक है ना। ऊपर लिखा जाएगा फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। और जो भी प्रोडक्ट दी जाएगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी। ये नहीं कि जी आपने 1000 पैक्स उसको दे दिए डेमॉन्स्ट्रेशन एज ए डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट, या आपने कोई एक अनलिमिटेड टाइम उसमें रख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें आपने क्वांटिटीज़ को लिमिट लाजमी करना है और रीज़नेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। और जो भी इवैल्यूएशन प्रोडक्ट होगी उसको आपने प्रॉपरली जो है वो डॉक्यूमेंट करना है और डिस्क्लोज़ भी करना है। कोई भी लोन प्रोडक्ट आप एज ए कर्ज़े के तौर के ऊपर कोई प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट एंड तक यूज़ नहीं होती, तो फिर वो कंपनी को रिटर्न कर दी जाएगी अगर वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, तो नहीं इस्तेमाल या परचेज़ नहीं करना चाहते तो। अच्छा, कोई भी जैसे फिजिशियन सैंपल्स होते हैं ना, आप किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उनके ड्रॉ के अंदर वो पड़े हुए होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर सेल फिजिशियन सैंपल्स। तो वो जो सैंपल्स हैं वो भी कंपनी सप्लाई कर सकती हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल उसकी इवैल्यूएशंस करनी होती हैं, तो उसके ऊपर लेकिन फिजिशियन सैंपल लिखना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो वैल्यूएशन प्रोडक्ट्स होती हैं या जो फिजिशियन सैंपल्स वगैरह होते हैं ना, जो कंपनी की तरफ से डॉक्टर्स को फ्री मिलते हैं, उसके डॉक्टर्स जो हैं वो उसको चार्ज नहीं कर सकते पेशेंट को, वो उन्होंने फ्री ही देना होता है। कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी एक सीनियर एग्जेक्टिव जो कि इन रूल्स की रोशनी के अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देख रहा होगा। और सीनियर मैनेजमेंट जो है जिसमें जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनीज़ के, वो भी इसमें इंगेज होंगे। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनके अंदर भी एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट सिस्टम और इंटरनल मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जाएगा। और अगर कोई भी डॉक्टर साहब या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस चीज़ को रेज़ करता है कि जी ये फ़लानी कंपनी जो है वो हमें इंड्यूस करने की कोशिश कर रही है कि जी सेल्स कर दें, तो वो उसको जो है वो उसको जो है वो इनकरेज किया जाएगा उन साहब को जो भी इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, ना कि उसको डिस्करेज किया जाएगा कि भाईजान आप क्यों इस तरह कह रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरमीडिएरीज इंक्लूडिंग कंसल्टेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंट्स एंड ब्रोकर्स may interact with healthcare professionals in connection with the company's medical technologies are required and must agree to comply with these rules। और जो भी हेड ऑफ द कंपनी होगा, जो भी CEO होगा, वो एक अंडरटेकिंग देगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा अथॉरिटी के नाम का कि भाई हमने इन एथिकल रूल्स को कंप्लाई किया है द होल ईयर। और इसके साथ एक डिटेल्ड जो है वो एक्सपेंसेस की जो समरी है वो भी दी जाएगी, जिसमें एडवर्टाइजिंग का, फिजिशियन सैंपल का, प्रमोशनल मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल का, गिव अवेज का,
एक्सपेंडिचर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस पे, वर्कशॉप्स पे कितना आया, स्पॉन्सरशिप लोकल कितनी थी, फॉरेन कितनी थी, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या हुए, एक डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस कंप्लीट, और उनका जो टोटल टर्नओवर था, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, ये तमाम हर साल हर कंपनी के लिए लाजिम होगा कि उन्होंने ये सबमिट करना है अथॉरिटी को। और ये जो अगर कोई भी कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उसमें बिल्कुल उसकी जो सज़ाएं हैं वो भी हैं, और ये एक कोगनाइजेंस ऑफ ऑफेंस है। अच्छा, इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो भी अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वो करवा सकती हैं, उसके लिए ऑडिटर्स भी अपॉइंट कर सकती हैं।